आज बजट पेश हो चुका है। अंतरिम ये बजट रहा है और ऐसे में इस बजट को लोक लुभावन ना कह के इंक्लूसिव बजट बताया जा रहा है, जो कि टुवर्ड्स ग्रोथ जाता है। इसी बीच में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पीयूष गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 पर। और इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि है तो चुनावी साल, लेकिन उसके बावजूद बजट लोक लुभावन नहीं था सर। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हर वर्ग को खुश रखने की या हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की हमने कोशिश की है। थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर इसको आप कर पाए। आप लोक लुभावन जो कह रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है? मैं समझता हूं कि वास्तव में आज की जनता ये समझ चुकी है कि छोटे मोटे ऐसे लाभ दिखा के लोगों को जो भ्रमित किया जाता था 2014 के पहले, वो कभी उनके हित में नहीं था। परंतु जो नरेंद्र मोदी सरकार ने गत 10 वर्षों में एक एक विषय को लेकर जनता के जीवन में परिवर्तन किया है, उनके समस्याओं का समाधान किया है, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, पानी की समस्या हो, कनेक्टिविटी हो, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, पोर्ट, एक प्रकार से जो पूरे जीवन में बदलाव 10 साल की सरकार के कार्यकाल में आया है। जिस प्रकार से एक बड़ी कमज़ोर अर्थव्यवस्था आज एक मजबूत आधारशिला पर खड़ी है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। महंगाई नियंत्रण में है, ब्याज के दर नियंत्रण में है, विदेशी मुद्रा अच्छी खासी 2 गुनी हो गई है, विदेशी निवेश अच्छा आ रहा है भारत में। ये चीज़ों से जनता समझती है कि उनका जीवन बेहतर होगा, उन्हें नए मौके मिलेंगे, उनके बच्चों के लिए आगे चल के नए काम के अवसर होंगे, नौकरी के अवसर होंगे। मुझे लगता है जनता की समझ अब जुड़ गई है अच्छी लंबे अरसे की नीतियों के साथ। अब वो लोभ लुभावन करने वाली छोटे मोटे स्टेप से जनता बहुत आगे चली। लेकिन 2047 का विजन डॉक्यूमेंट क्या इसको कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके के बदलाव आपके द्वारा किए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा किए जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हम 2047 के हिसाब से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक वर्ग को साथ लाने की कोशिश, सबका साथ सबका विकास, और इसमें एक शब्द और जोड़ते हुए आज के इस बजट की क्या व्याख्या की जाए सर? बहुत ही सोचा समझा सुलझा हुआ बजट है, बहुत ही ईमानदार बजट है। जो काम किया है वो बताता है, जो करने जा रहे हैं वो उसका ब्यौरा देता है। एक बजट जो समाज के हर वर्ग को छूता है और हर एक को सशक्तिकरण के राह पर लेके जाता है। ये कोई फ्रीबीज और खैरात बांटने वाला बजट नहीं है, ये सशक्तिकरण वाला बजट है। ये एम्पावर करता है भारतवासियों को आगे बड़ी महत्वाकांक्षा रखने के लिए, बड़ी सोच के लिए, बड़ी छलांग लगाने के लिए। और ये बजट आधारशिला बनाता है विकसित भारत 2047 की। कैसे देश तेज गति से प्रगति करेगा, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, इनोवेशन के इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की बात हो, पर्यटन के ऊपर विशेष सरकार का काम हो, साथ ही साथ हमारी सुरक्षा के ऊपर भी इसमें नज़र है। सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस के लिए स्पेंडिंग बढ़ी है। हम डिफेंस स्पेंडिंग में, डिफेंस के इक्विपमेंट में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेक इन इंडिया को भी बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है इस बजट के तहत। तो एक प्रकार से इट इज़ अ मल्टीफेरियस, मल्टी डायमेंशनल attack to take the country to the next level of growth. It is a multi-dimensional effort to make every person, हर एक भारतवासी को एक प्रकार से आत्मविश्वास से भरकर आत्मनिर्भर बनाना और उसको मौके देना कि कैसे वो देश के भविष्य में
अपना योगदान कर सकें। लेकिन एक और खास रिफ्लेक्शन जो आज नजर आया सर, हेल्थ सेक्टर, रक्षा बजट, इन सबको अगर हम इतर कर दें तो प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से 4 जातियों का जिक्र करते रहे हैं, जिसमें आपकी महिलाएं हैं, जिसमें आपका युवा है, जिसमें आपके किसान हैं और जिसमें आपके गरीब हैं। आज के इस बजट में इन चारों के लिए योजनाओं की बौछार सरकार की तरफ से कर दी गई है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर थे क्योंकि इंटरिम बजट रहा है, लेकिन इसके साथ ये दम भी भरा गया कि आने वाले वक्त में अगला बजट हम ही पेश करेंगे। ये ट्रस्ट ऑफ कंटिन्यूटी सर कैसे बना है सरकार पर? मुझे लगता है कि ये जनता का विश्वास है और जिस प्रकार से 10 साल पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नई दिशा भी दी और देश की दशा भी बदली। जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, जिस प्रकार से उन्होंने जो भी देश की समस्या वर्षों वर्षों से चल रही थी, एक एक समस्या को सामने लेते हुए उस पर वार किया, समस्या का समाधान निकाला और कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए, कभी बहाने नहीं बनाए। अगर लोगों के पास शौचालय नहीं थे, आखिर सरकारें 65 साल तक आई और गई, किसी ने ये नहीं सोचा हमारी बहनें माताओं के साथ कितना बड़ा अन्याय है, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है। 11 करोड़ शौचालय बनाए गए जी। मैं अपनी नानी के यहाँ जाता था तो देखता था सुबह से रात तक धुआं ही धुआं उनके शरीर में जा रहा है। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक दिन भर चूल्हे पे बैठी रहती थी। जब 10 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला से मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलता है तो कितनी बड़ी सौगात, कितना जीवन बदलता है महिलाओं का। जब आप नल से जल पहुंचाते हो 11 करोड़ घरों में, तो आप सोचिए कि कितनी सारी बीमारियों से हम उनको निजात दिलाते हैं। जब 4 करोड़ गरीब परिवारों को, उनके बच्चों को मुफ्त में एक पक्का घर मिलता है और उस घर में भी शौचालय है, सड़क है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, कैसे वो समाज के एक अभिन्न अंग बनते हैं, कैसे उनका योगदान बढ़ता है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो मैं समझता हूँ ये 10 वर्ष के काम, नियत और नीति दोनों ईमानदार और आगे के लिए एक विजन, कैसे आगे भारत को अमृतकाल में एक विकसित देश बनाना है, कैसे समाज के हर वर्ग को एक अच्छा भविष्य देने का जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके प्रति जो विश्वसनीयता है भारत की जनता की, उसके आधार पर हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। पर बहुत ही हम्बल वे में कि भारत की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है और हम पुनः आकर प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म में देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और अमृत काल में देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो तीसरे टर्म का बजट भी आपकी सरकार ही पेश करेगी, ये तय है? आपके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी टर्म का बजट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। जी, लेकिन मैंने हमेशा प्रधानमंत्री जी को सुना है, वो कहते हैं कि दूसरे की लकीर छोटी ना करके अपनी लकीर को हमेशा लंबा खींचो। लेकिन पीयूष गोयल जी, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जब बजट पढ़ना शुरू होता है तो वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे टैक्स से कुछ राहत मिली क्या। लेकिन आज उस वर्ग को टैक्स में राहत के लिहाज से कुछ निराशा तो हाथ लगी है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो आज बड़ा समझदार हो गया। वो सिर्फ ये टैक्स में मुझे छोटा मोटा कुछ लाभ मिला कि नहीं, उसके बदले वो देखता है कि बजट किस दिशा में जा रहा है। बजट के कारण महंगाई तो नहीं बढ़ेगी जिससे मुझे चोट पहुंचेगी, बजट मेरे लिए नए अवसर पैदा करेगा कि नहीं करेगा, बजट से मेरा देश सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, देश की कानून व्यवस्था ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं जो टैक्स भरता हूँ वो ईमानदारी से गरीबों के कल्याण में लगेगा या वो जैसे राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपए में 85 रुपए उनके साथी कांग्रेसी भ्रष्टाचार या दलाली में खा जाएंगे। मैं समझता हूँ एक प्रकार से
आज का भारत का मध्यम वर्ग, युवा युवती, भारत के मध्यम वर्ग की महिला, परिवार आज सबसे ज़्यादा संतुष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद देश नई ऊंचाइयों तक जा रहा है। देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। देश का आज हम एक भारतवासी होने का नाज करते हैं। भारत का पासपोर्ट लेके किधर जाते हैं तो लोग इज्जत से हमारी तरफ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के मध्यम वर्ग के लिए ये सबसे अच्छा समय है और आगे चल के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया के तहत इनोवेशन हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा हो, महंगाई नियंत्रण में हो, इन सबका जो लाभ मध्यम वर्ग परिवार को मिलता है, उनकी बढ़ती हुई आमदनी की जो लाभ उनको मिलता है, उससे मध्यम वर्ग परिवार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद भी देते हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके पूरे समर्थन में खड़े हैं। और सर, डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके की बजट में बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर आमजन बहुत खुश हैं। उनका एक टेक ये है कि अगर हम लोग डिफेंस के लिहाज से अपने देश को सुरक्षित करते हैं, उसमें बजट को बढ़ाकर अपने देश को सुरक्षित करते हैं, तब हम अपने घर में चैन से, शांति से और सुरक्षित रह पाते हैं। तो उसके लिए आपको ढेरों बधाई। लेकिन दूसरी तरफ टूरिज्म सेक्टर को लगातार देख रहे हैं कि सरकार आपकी किस तरीके से बढ़ावा दे रही है। खुद आज लक्षद्वीप का जिक्र बजट पढ़ते वक्त निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया। अयोध्या वैसे ही एक बड़े टूरिज्म स्पॉट के तौर पर आने वाले वक्त में एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सरकार की योजनाएं क्या है, टूरिज्म सेक्टर को और कैसे बूस्ट मिले? माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही, जब से सरकार 2014 में आई, पर्यटन क्षेत्र पे विशेष ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उनके ध्यान में है कि पर्यटन क्षेत्र सबसे ज़्यादा नौकरी और काम के अवसर देता है। तो आप देखेंगे आज काशी विश्वनाथ में जो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, आज 8 गुना लोग वहाँ जाते हैं जी। अब काशी के, बनारस के सभी व्यापारी हों, दुकानदार हों, होटल वाले हों, ढाबा चलाते हों, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, सबकी आमदनी बढ़ रही है। महाकाल लोक में जो महाकाल कॉरिडोर बना, उससे जो लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं वो ऐसे तेजी से बढ़े हैं कि पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था बदल गई है। पीछे मैं उज्जैन गया चुनाव के दिनों में, नए नए होटल आ गए, नए नए ढाबे खुल गए, नए नए रेस्टोरेंट खुल गए, टैक्सी रिक्शा का बिजनेस बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक एक केवड़िया देख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारा साधुवाद तो है ही, उनको हमारा नमन तो है ही। उस स्टैच्यू के माध्यम से उनको जो इज्जत कांग्रेस ने इतने वर्षों में नहीं दी, मोदी जी ने देने का प्रयास किया। लेकिन साथ ही साथ वो आदिवासी क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को वहाँ पे नए काम के अवसर मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति का अच्छा बढ़िया घर बन गया, उस घर में आज होम स्टे हो रहा है। मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि हर वर्ष 1-2 कमरे बढ़ाते हैं क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ रही है पर्यटकों की। उस पूरे क्षेत्र का जो विकास तेजी से हो रहा है वो कल्पना के बाहर है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक चीज सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं। आज दिल्ली में यशोभूमि और भारत मंडपम 2 बड़े सौगात दिल्ली के लिए दिए गए, जिसके कारण आज विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस भारत में आ रही है। आज आप जाएं तो वहां पे मोबिलिटी की 1, 2, 3 फरवरी की देश की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन चल रही है। हर एक मोबिलिटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर का हर व्यक्ति आज वहां पे पहुंचा हुआ है। इन जगहों को तो मैंने खुद से देखा है, तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत बेहतरी के साथ बनाया गया है। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे लेते हुए सर, आपका शुक्रिया करूंगी, और ये बहुत लाइटर नोट पर मेरा ये सवाल होगा, तो इसको आप भी लाइटर नोट पर ही लीजिएगा। कुछ लोग आज ये भी कहते हुए नजर आए कि पीयूष गोयल जी आप बड़े याद आते हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, लेकिन आज उनका ऐसा कहना था, आपकी याद उनको बहुत आ रही थी कि पीयूष गोयल जी होते तो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है बहन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, और मैं बधाई दूंगा माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि इतना बढ़िया बजट आज उन्होंने पेश किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। वेरी मच थैंक्स सर।